हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। DFCCL इंडियन रेलवे में जो करंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन का सर्कुलर जारी हो चुका है और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और सिलेबस क्या होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा और इसमें वैकेंसीज कितनी है। एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे और किन किन लोगों का प्रमोशन होना है, ये सारी लिस्ट दे रखी है और किस बेस पे होना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो डेट है वो है 15/6/2021। यानी ये जो सर्कुलर जारी हुआ था वो 15 जून 2021 को जारी हुआ था। यानी ये करंट न्यूज़ है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर इंटर क्लस्टर प्रमोशन के लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि इसके लिए जो सर्कुलर है वो जारी हो चुका है और इसके लिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें देखेंगे कि जो इनका प्रमोशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है। तो वाइड द ऑफिस सर्कुलर नंबर 640/2020 डेटेड 16/10/2020 रिवाइज रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी वॉज नोटिफाइड। इस डेट को जो प्रमोशन पॉलिसीज थी वो नोटिफाई की गई थी। एंड अल्टरनेटिव एक्सिलरेट चैनल फॉर इंटर क्लस्टर प्रमोशन N5 E0 एंड E2 ग्रेड टू लोवेस्ट grade of cluster B, C, D through departmental exam has been introduced whenever employees working in cluster A, B, C within 3 years of minimum सर्विस। मतलब कि 3 साल की मिनिमम सर्विस के बाद, यानी जो एम्प्लॉयज़ में वर्क कर रहे हैं 3 साल की मिनिमम सर्विस के बाद उनका जो प्रमोशन है वो किया जा रहा है और उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जा रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जा रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्या है आप देख सकते हैं कि फॉर इनर क्लस्टर प्रमोशन N5 E0 E2 ग्रेड्स के लिए, यानी N5 और E0 और E2 ग्रेड्स के लिए ऑल वर्किंग एम्प्लॉयज़ इन लोअर क्लस्टर। मतलब कि इससे जो लोअर क्लस्टर यानी N4 में काम कर रहे हैं या N2 में N1 में काम कर रहे हैं उनके लिए क्लस्टर 3 ईयर्स ऑफ मिनिमम सर्विस, 3 साल की मिनिमम सर्विस के बाद हैव अपेयर्ड इन अ कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो अब बैठने के एलिजिबल हैं। जिस तरीके से आप DFC जो RRB और जो इंडियन रेलवे होता है 3 साल के बाद जैसे ग्रुप डी वाले होते हैं उनको 3 साल बाद वर्क करने के बाद वो लोको पायलट बन सकते हैं या अदर वो अपर पोस्ट पे जा सकते हैं। उसी तरीके से DFCCL ने भी ये सर्कुलर जारी किया है कि 3 साल के बाद जो भी जैसे MTS है तो 3 साल की MTS करने के बाद अब उनको प्रमोशन के चांसेस दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने 3 साल वर्किंग कर लिया है। पैटर्न्स आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न्स क्या रहेगा। तो द CBT एग्जाम ऑल नोटिफाइड वैकेंसीज विल बी और 2 आवर्स ड्यूरेशन। मतलब इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और आप देख सकते हैं कि ये वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन एग्जाम। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो, SNT हो और मैकेनिकल हो, जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स होगा आप देख सकते हैं कि जनरल होगा 70 नंबर का। आपको पता है कि जनरल में जनरल साइंस आता है, जनरल मैथ्स आता है और आपके इंडियन हिस्ट्री रेलवे से रिलेटेड आता है, ये 70 नंबर का होगा। टेक्निकल होगा 30 नंबर का और राजभाषा होगा 10 नंबर का। अब मेन चीज इसमें ये है कि द क्वेश्चन पेपर विल कॉन्सिस्ट, ये थोड़ा इसमें देखने वाली बात है कि क्वेश्चन पेपर विल कॉन्सिस्ट 100 क्वेश्चन मार्क्स इन MCQ 3 पार्ट्स इंडिकेट अबव। ऊपर जो सिलेबस दे रखा है उसमें से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं इन 3 पार्ट्स, मतलब तीनों पार्ट से 100 क्वेश्चन करने हैं। जबकि दिए कितने होंगे 110 क्वेश्चन दिए होंगे, मात्र आपको क्वेश्चन करने हैं कितने, केवल 100। आउट ऑफ टोटल 110 क्वेश्चन कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन। केवल 110 में से केवल 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इन केस क्वेश्चन ऑन राजभाषा इज ऑप्टेड देन कैंडिडेट्स कैन ओनली अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 2 सेक्शन एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम राजभाषा। अगर ऊपर जो दिया हुआ है ये जो सिलेबस दिया रखा है इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इसमें से 10 क्वेश्चन राजभाषा के करते हैं तो इस पार्ट से आपको 90 क्वेश्चन ही करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि टोटल में से आप 110 का है और 110 में से केवल आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने राजभाषा के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो रिमेनिंग पार्ट इसमें से 100 क्वेश्चन में से केवल आपको 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और ये है एग्जीक्यूटिव का क्या है, एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है कि इनके प्रमोशन के लिए क्या पैटर्न है। 30 नंबर का जनरल होगा, टेक्निकल 70 नंबर का होगा और 10 नंबर का राजभाषा होगा। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो एज इंडिकेट पैरा 8.7 जो सर्कुलर है उसमें बताया गया है कि 8.7 में कि सर्कुलर 642/2020 रिफर्ड अबव मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग में 60
60% मार्क, मतलब कि टोटल जितना होगा उसका 60% मार्क अगर लाते हैं तभी आप क्वालिफाई होंगे इन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, एंड एपीएआर इंडिविजुअली। और एपीएआर ये जो पूरा आपका 3 साल का जो आपने सर्विस की है उसके भी मार्क्स मिलेंगे, उसका जो होगा वो अलग से होगा। कहने का मतलब उसका भी पूरा देखा जाता है कि 3 साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। द ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 60%, पूरा जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो 60% रहेगा। कहने का मतलब 100 नंबर में से आपको 60 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे, वरना आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। फिर है APR ऑफ लास्ट 4 years विल कंसीडर एंड वेटेज फॉर ईच APAR विल बी ऑफ 10 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि 40 मार्क्स का आपका APR होता है, मतलब परफॉर्मेंस होता है आपके सर्विस का। और पर 4 साल की अगर आपने सर्विस की है तो पर ईयर के लिए आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे आपके परफॉर्मेंस बेस पे, यानी 40 आपका परफॉर्मेंस बेस रहेगा और 60 मार्क्स का आपका जो पैटर्न क्वेश्चन पेपर रहेगा उससे मिलेगा आपको। अब वैकेंसीज कितनी है ये हम देख लेंगे। इसमें वैकेंसीज आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पे कि ऑपरेटिंग बिल्डिंग के लिए टोटल पोस्टेस कितनी है 7, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं 249 और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन 215 और मैकेनिकल के लिए 26 है। अब ये अनरिजर्व की इतनी है, SC की इतनी है, ST की इतनी है। और देखिए टोटल पोस्टेस कितनी हैं और नंबर ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। केवल 80 व्यक्ति ही 80 जो पर्सन है वो ही एलिजिबल हैं केवल एग्ज़ाम के लिए N5 वाली कैटेगरी में। और E0 और E2 में यानी E0 वाले कैटेगरी में सिविल में टोटल पोस्ट हैं 225, इलेक्ट्रिकल में है 129। ये एग्जीक्यूटिव कैडर आता है आपको पता है, और E2 ये ऑफिसर कैडर आता है। ऑफिसर कैडर मतलब कि जैसे जूनियर मैनेजर होता है इसके लिए, यानी सिविल के लिए 91, ऑपरेशन BD के लिए 116, फाइनेंस के लिए 17, इलेक्ट्रिकल के लिए 26, SNT के लिए 11। टोटल आपकी पोस्टेस हैं 1117। ये इतनी पोस्टेस हैं। और N5 में इतनी पोस्टेस हैं ये वाली, और N5 में एलिजिबल कैंडिडेट कितने हैं 80। अब देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ एग्जाम, द टेंटेटिव शेड्यूल विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। जल्द से ही शेड्यूल ऑफ जो एग्जाम होगा कि कब होगा ये जल्द ही जारी कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल साइट पे। रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये लिंक दे रखी है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप सीधे रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं। और ये कब से कब तक होगा 16/6/2021 से 6/7/2021 तक होगा। फिर आप बात कर लेते हैं कि ये डिटेल्स दे रखे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नोडल ऑफिसर से आप जाके संपर्क कर सकते हैं, यानी इनको कॉल कर सकते हैं। और ऑप्शन द चूज डिपार्टमेंट ऑन प्रमोशन N5, इसमें आपको 3 ऑप्शंस द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज हैव टू सबमिट 3 ऑप्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑन प्रमोशन N5 लेवल। यानी N5 में प्रमोशन लेने के लिए मान लिया आप जूनियर MTS हैं, MTS में जैसे ही आप N5 में जाना चाहेंगे प्रमोशन के लिए तो आपको 3 ऑप्शंस फिल करने होंगे जो ऊपर दे रखी हैं। ये जैसा कि आप लोगों में दिखाना चाहूँगा N5 है, N5 में से जो ऑप्शंस दे रखे होंगे इसमें से मिनिमम आपको 3 जो ऑप्शंस हैं वो फिल करने होंगे। ऑपरेशन BD, इलेक्ट्रिकल, SNT, मैकेनिकल जो भी है उसमें से आप जो प्रमोशन के लिए जो ऑप्शन होंगे वो आपको 3 फिल करने होंगे। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये पूरी। अब ये लिस्ट क्या है एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नाम है कैंडिडेट्स का, ये एम्प्लॉयज़ ID है, इनके फादर का नाम ये है, पिता और डेट ऑफ बर्थ कितनी है। जैसे मान लिया संतोष कुमार मीना है, इनकी एम्प्लॉयज़ ID है 10/12/05, इनके पिताजी का नाम है जमनालाल मीना और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1987 और डेट ऑफ इनिशियल इनके अपॉइंटमेंट कब हुआ था 11/8/2017 को। इनकी पोस्ट क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, MTS, यानी MTS की पोस्ट पे हैं और डिपार्टमेंट कौन सा है, कॉमन कैडर है, सिंपल। और कैटेगरी कौन सी है, ST है और पोस्टिंग कहाँ, जयपुर में है। और इनका पे स्केल कितना है 18,000 से 52,000 पे स्केल है। और कब इन्होंने होल्ड किया था अपनी जॉब को, प्रेजेंट ग्रेड में कब आए थे तो 22/3/2021 को। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुई थी 11/8/2017 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और लेवल कितना है, लेवल है 14, N2 लेवल में है, सॉरी 14 नहीं है, ये N2 इनका लेवल है, यानी N2 पे है। अब ये एलिजिबल किस पोस्ट के लिए हैं आप देख सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हैं
यानी N5 के लिए, यानी N2 से सीधे N5 यानी MTS से सीधे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग कितने साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है। आप ज्वाइनिंग देख सकते हैं 17 में हुई थे और 21 चल रहा है, लगभग 4 साल की इन्होंने जो सर्विस है वो कंप्लीट कर ली, इसलिए ये एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। ये है MTS की पूरी, आप देख सकते हैं MTS की पूरी लिस्ट है। अब लिस्ट ऑफ स्टाफ एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिव E0 यानी एग्जीक्यूटिव के लिए ये पूरी लिस्ट है। यहाँ से देख सकते हैं मोहम्मद आमिर अहमद, आईडी इतनी है, पिताजी का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ इतनी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है और इलेक्ट्रिकल में है और OBC में है, और इनका जो स्केल है 29,000 से 91,000 है और N7 में है, और N7 के लिए ये है लेवल इनका है N7, यानी आपको पता है कि ये जो लेवल होता है E0 का वो N7 होता है, और यहाँ से ये जो है एग्जीक्यूटिव के लिए अब ये एलिजिबल हैं, यानी ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं एक एक करके, ये एग्जीक्यूटिव की है। और लिस्ट फॉर एलिजिबल जूनियर मैनेजर की ये पूरी लिस्ट है, ये है जूनियर मैनेजर की, और जूनियर मैनेजर जो होगा जूनियर मैनेजर E2 के लिए जो प्रमोशन होगा ये पूरी लिस्ट है। अब ये इलेक्ट्रिकल में है, ये सारे आप लिस्ट देख सकते हैं क्या करके कि बिल्कुल क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये पूरी समाप्त है लिस्ट। टू बी इशूड ऑन लेटर हेड, इस तरीके से फॉर्म फिल करके इशू किया जाएगा और इनका सबका एग्जाम होगा और इनका प्रमोशन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस जो DFCCL का एग्ज़ाम प्रोसेस रहता है वो बहुत ही फास्ट रहता है और प्रमोशन भी होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। महज 3 से 4 साल की जो सर्विस करने के बाद इनका प्रमोशन सर्कुलर जारी हो चुका है इन सभी लोगों का। तो मेरे हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक।